296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें। इस तरह भारत ने खुद को एक संविधान दिया। इतिहास में पहली बार धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा ये भूभाग एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। एबीपी न्यूज इस खास कार्यक्रम हमारा संविधान में भारत के संविधान का हर पहलू आपके सामने रखेगा। संविधान जो महज एक किताब नहीं है, भारत की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। हमारी इस खास सीरीज का मकसद है कि देश का हर नागरिक इस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को जान सके, इसके हर पन्ने में दर्ज अपने अधिकारों को सरल भाषा में समझ सके। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला या कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। अब भारतीय संविधान के निर्माण की बात। दुनिया में जब से शासन व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 296 हो गए। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनसे ही प्रतिनिधि चुने गए और प्रतिनिधि चुनकर एक संविधान सभा बनी और दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। बीएन राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां के कानून के विद्वानों से विस्तृत चर्चा की।
फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किस में बदलाव की जरूरत है, सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। बीएन राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा, अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से, और वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। हमारा संविधान सीरीज में अब बात भारत के संविधान की उन विशेषताओं की जो इसे दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं ने कोशिश की कि कोई भी बात भविष्य में व्याख्या या विश्लेषण के लिए ना छोड़ी जाए। देश चलाने में स्पष्टता के लिए जिन बातों की जरूरत थी उन सबको संविधान में जगह दी। नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। भारत के संविधान की एक और खासियत है कि ये लिखित है। यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान नहीं है। वहां परंपरा के तहत चली आ रही बातों का पालन किया जाता है। कई देशों में संविधान में बदलाव संभव नहीं है, जबकि कई देशों में संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। भारत में इसके बीच की व्यवस्था है। संविधान का मौलिक ढांचा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी बातों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रक्रिया के तहत बदलाव किया जा सकता है। अमूमन संसद में वोट देने वालों के 2/3 बहुमत से संविधान में बदलाव हो सकता है। कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्यों से भी मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। अब तक संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। हम 3 तरह से अपने संविधान को बदल सकते हैं। एक, साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। हम कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कुछ लचीला है और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। उस पोर्शन को हम कहते हैं लचीलापन। ब्रिटेन में पूरी तरह से केंद्रीय शासन है। वहां देश के सभी हिस्सों में केंद्र के प्रतिनिधि ही काम करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है। वहां पर राज्यों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता हासिल है। भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ रखा गया है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में
संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत समझी। यही वजह है कि राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। लेकिन केंद्र अगर जरूरी समझे तो किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य का नागरिक नहीं होते। नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हासिल है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार। 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहां धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिक को वोट की शक्ति दी गई है। सबके वोट का महत्व एक बराबर है। भारत में राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणाली लागू है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असल में देश का नेतृत्व संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन पाने वाले प्रधानमंत्री करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं, वो किसी भी नागरिक को मंत्री बना सकते हैं। लेकिन भारत में सांसदों के बीच से ही मंत्री चुने जाते हैं और एक सांसद ही प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां की हेड क्वीन है। क्वीन की जगह पर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना गया है। भारत में राजशाही नहीं है। यहाँ किसी राज परिवार का व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं करता। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, जिसके लिए चुनाव होता है। पद की योग्यता पूरी करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच काम का बंटवारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। कई देशों में संसद की शक्ति अपार होती है। न्यायपालिका भी उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, पर हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। अगर कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम कर सके। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार पर बहुत ध्यान दिया गया है और यहाँ तक कि जो वीकेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, उसके लिए भी अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर भी कमी हुई उसको समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट किया गया और कोशिश ये की गई है कि इस देश का जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसके भी अधिकारों की रक्षा की जाए। भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हर नागरिक को हासिल है। इनका हनन नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार के किसी कदम से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मौलिक अधिकार मसलन कानून की नजर में बराबरी, अपनी बात कहने की आजादी, देश में कहीं भी जाने और बसने की आजादी, सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि भारत में हर नागरिक को ये हासिल है। हालांकि हर अधिकार की सीमा भी संविधान में तय की गई है। इंडिया दैट इज भारत। जी हां, यही भारत का आधिकारिक नाम है। संविधान के पहले अनुच्छेद में इसी नाम का जिक्र करते हुए भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। तो क्या है इंडिया दैट इज भारत? संविधान निर्माता जैसा भारत चाहते थे, उसी के मुताबिक उन्होंने संविधान बनाया। पूरा संविधान जिन विचारों पर आधारित है उसका परिचय देती है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से हमें ये ज्ञात होता है कि
हमारे जो संविधानकर्ता है कैसे देश बनाना चाहते थे। जब 1950 में संविधान को हम अमल में लाए, तब हमारे संविधानकर्ताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ पर सबको न्याय मिले, सब समान हो और एक मजबूत राष्ट्र बने। तो जब भी संविधान के कोई प्रावधान पर हमें उसकी इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रिएम्बल में क्या कहा गया है। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो जैसे गीता सार का एक अर्थ ये सिर्फ यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसे ही भारत के संविधान को अगर समझना है तो उसके प्रिएम्बल को समझना होगा। देश क्या है, कैसा है, इसके शासन का आधार क्या है, नागरिकों से क्या अपेक्षा है, हर बात इस प्रस्तावना में है। आइए इसे देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना का एक एक शब्द भारत का परिचय देता है। सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब ऐसा देश जो किसी के अधीन नहीं है, जो पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जहां शासन हर धर्म को समान दृष्टि से देखता है, जहां लोकतंत्र है, लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। आगे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का जिक्र है। साफ है कि भारत में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक जैसा अवसर देना, विषमताओं को दूर करना भारत की शासन व्यवस्था का आदर्श माना गया है। इसके बाद नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, अपना धर्म मानने की आजादी है, सबका सम्मान है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। शासन के साथ नागरिकों का भी उद्देश्य होगा कि वो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए आपस में मेल मिलाप और भाईचारा रखें। इस प्रस्तावना को सभी मौजूदा और भावी नागरिकों की तरफ से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। हमारे जो भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी के सभी संविधान से बंधे हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम संविधान को उल्लंघन कर देंगे, या कोई ये नहीं कह सकता कि हम संविधान से ऊपर हैं। देश का चाहे कितना ही पावरफुल आदमी हो, वो भी संविधान से बंधा हुआ है। वो भी अपने को नहीं कह सकता कि हम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान से ऊपर है। भारत को शासन व्यवस्था देने वाला, हर नागरिक को बुनियादी हक देने वाला संविधान भारत की आत्मा है और इस आत्मा का परिचय उसकी परिभाषा है, संविधान की प्रस्तावना। देश को संविधान देते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने जो शपथ ली, उससे हम सब बंधे हैं। हमारा फर्ज है कि हम संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझें, उनका सम्मान करें। संविधान सीरीज में अब हम एक एक करके नागरिकों को हासिल मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। भारत उन देशों में शामिल है जो स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों और भारत में रह रहे किसी व्यक्ति के सामान्य मानव अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है, यानी ऐसे अधिकार जिन्हें किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता।
तमाम अधिकारों के दायरे तय किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में या अधिकार का दुरुपयोग होने की स्थिति में वो अधिकार नागरिक को उपलब्ध नहीं हो पाता। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार का जिक्र है। अनुच्छेद 14 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थिति के दो लोगों में भेदभाव होता हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। उसी तरह अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा असर नहीं डालता, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है। इस तरह की समानता भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन अनुच्छेद 15 से लेकर 18 तक जो अधिकार हैं, वो खासतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, भाषा, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। किसी के साथ भी सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। यहां आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब संविधान जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तब आरक्षण की व्यवस्था इस देश में क्यों है? आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। अगर समाज का कोई वर्ग पहले से असमानता की स्थिति में है, तो उसे दूसरों की बराबरी पर लाना भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यही आरक्षण का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इसे सही माना है। हालांकि किसी भी तबके को कमजोर बताकर आरक्षण देने का मनमाना फैसला सरकार नहीं ले सकती। इसके लिए जरूरी आंकड़े जुटाकर इस बात का प्रमाण इकट्ठा किया जाना चाहिए कि उस तबके को वाकई आरक्षण की जरूरत है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में कोर्ट कई बार सरकार की तरफ से दिए गए आरक्षण को रद्द कर चुका है। देखिए, समानता की बात तो करी है 15 और 16 में, लेकिन ये भी बोला है कि जो पिछड़े समाज में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह हैं, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन किया जा सकता है, सरकारी जॉब्स में। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता ओवरऑल रिजर्वेशन। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाने की बात कहता है। यानी यहां भी किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के चलते कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसकी वजह आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अगर कोई तबका पहले से कमजोर है तो उसे ऊपर लाना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। भारत में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी मानी गई है कि वो नागरिकों को ऐसी परिस्थिति से बचाए। इसलिए सरकार ने इससे जुड़े कानून बनाए हैं ताकि कोई अगर किसी से अछूत जैसा बर्ताव करे तो उसे दंडित किया जा सके। अनुच्छेद 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म किए जाने की बात कहता है। आजादी से पहले अंग्रेजों के दिए सर, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां आपने सुनी होंगी। आजाद भारत में इन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी कोई उपाधि ना तो सरकार किसी को दे सकती है, ना भारत का कोई नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो सम्मान देती है, उन्हें कैसे मान्यता मिल सकती है?
सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के बाद फैसला दे चुका है। फैसले में माना गया था कि पद्म पुरस्कार या भारत रत्न नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। ये कोई उपाधि नहीं जिसे लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगाते हैं और दूसरे के मुकाबले अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। योगदान के लिए मिलने वाले सम्मान को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अब बात स्वतंत्रता के अधिकार की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। स्वतंत्रता के कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को हासिल है, जबकि कुछ भारत की धरती पर रह रहे हर व्यक्ति के लिए है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। इस अनुच्छेद के तहत कई तरह के अधिकार आते हैं। 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिस पर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये अनुच्छेद हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित और चित्र के जरिए या किसी भी दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। अनुच्छेद 19(a) अभिव्यक्ति को अपनी बात रखने की, कहने की पूरी स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी का डेफेमेशन नहीं कर सकते, वो सरकार कानून से रेगुलेट कर सकती है। अभिव्यक्ति का इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने, अश्लीलता फैलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने, किसी को अपराध के लिए उकसाने, अदालत की अवमानना करने या किसी की मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। इन सीमाओं के परे की गई अभिव्यक्ति अलग अलग अपराधों में दंडनीय अपराध है। 19(1)(b) से लेकर G तक 5 और अहम अधिकार हैं। ये अधिकार हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत के किसी भी राज्य या शहर में बसने की आजादी, रोजगार या व्यवसाय चुनने की आजादी। इन सभी अधिकारों की भी सीमाएं हैं। जैसे अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा हो तो शांतिपूर्वक जमा होने के अधिकार पर प्रशासन अंकुश लगा सकता है। इसके लिए CRPC की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह संगठन बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, व्यवसाय करने जैसे अधिकारों का इस्तेमाल भी कानून व्यवस्था के दायरे में ही हो सकता है। मसलन व्यवसाय चुनने के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई किसी प्रतिबंधित चीज का व्यापार शुरू कर दे। कहीं आने जाने का मतलब ऐसी जगह में चले जाना नहीं हो सकता जहां जाने की अनुमति ना हो। संगठन बनाने के अधिकार का मतलब आपराधिक गिरोह बनाना नहीं हो सकता। देश का मतलब ये हमारा घर है। हर व्यक्ति को अपने घर में आने जाने रहने की स्वतंत्रता है। तो हम देश को अगर हम सीमाओं में बांध देंगे कि हम इस सीमा तक ही व्यवसाय कर सकते हैं या इस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकते हैं, उस क्षेत्र में नहीं कर सकते, तो ये होगा कि फिर हमारा देश कहाँ रहा? वेयर द कंट्री? कंट्री का मतलब है एक राष्ट्र, और सारे जो हमारे प्रदेश हैं ये जैसे पार्ट ऑफ बॉडी है, उसी तरह से पार्ट ऑफ बॉडी की तरह से हमारे सारे राज्य हैं। तो हर व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने का, घूमने का, रहने का, जाने का, पढ़ने लिखने का पूर्ण अधिकार है और होना भी चाहिए। अनुच्छेद 20 किसी भी अपराध के आरोपी को विशेष मौलिक अधिकार देता है। जैसे अपराध के लिए सजा उसी कानून के तहत मिलती है जो अपराध किए जाने के वक्त अस्तित्व में थी। किसी नए कानून के तहत पहले किए गए अपराध की सजा नहीं मिलती है। एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। हालांकि इसका अर्थ सिर्फ अदालत में चलने वाले मुकदमे से है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई के तहत उसे नौकरी से निलंबित
या बर्खास्त करने पर कोई मनाही नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कोर्ट में अपराध का मुकदमा चल रहा है इसलिए उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। दरअसल कानून की अवधारणा है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो बेगुनाह है। ऐसे में किसी व्यक्ति को पुलिस किसी आरोप में पकड़ तो सकती है, लेकिन उसे कोर्ट में अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे कोर्ट में खुद गवाही देते वक्त सच बोलने की कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती है। अब बात एक बेहद अहम अधिकार की, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत दर्ज ये अधिकार सिर्फ शारीरिक रूप से जीने तक सीमित नहीं है। इसकी सही व्याख्या है गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ में ये है कि राइट टू एजुकेशन आता है, फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, फिर उसमें राइट टू फूड और राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू हाउसिंग। ये सारे जो अधिकार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। तो कहा जा सकता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। PUCL केस में राइट टू फूड का केस था और उसमें जो भूखमरी का जो प्रश्न था वो सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, और आखिर में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को राशन कार्ड मिलने का अधिकार है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना मिलने का अधिकार है, और बुजुर्ग लोगों के लिए उनका पेंशन वगैरह वगैरह। तो PUCL केस मेन केस है आर्टिकल 21 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में इसका दायरा बढ़ाया है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का अर्थ सम्मान से जीना है। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली मामले में कोर्ट ने किसी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी पहनाने पर रोक लगाई। हाल ही में दिए कोर्ट ने निजता यानी प्राइवेसी को भी मौलिक अधिकार करार दिया है। उसे भी सम्मान के साथ जीवन जीने का हिस्सा बताया गया है। इसी तरह 1992 में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने माना था कि सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार के लिए जरूरी है कि लोग शिक्षित हों। कोर्ट के इसी फैसले की वजह से संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अब आखिर में बात अनुच्छेद 22 की। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की स्थिति में उसके अधिकारों की बात करता है। ब्रिटिश शासनकाल में किसी को कभी भी हिरासत में लिया जाना आम बात थी। आजाद भारत में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 22 स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करते वक्त उसे इसकी वजह बताएगी। गिरफ्तारी के दौरान उसे कानूनी मदद लेने अपने वकील से मिलने से नहीं रोका जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अनुच्छेद 22 में ये भी लिखा है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको तुरंत ये बताना पड़ेगा कि किस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है। अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको अपने वकील को कंसल्ट करने का तुरंत अधिकार दिया जाएगा और उसको मैजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा, और 24 घंटे के आगे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर इस अनुच्छेद के जरिए संविधान के निर्माताओं ने किसी व्यक्ति को बेवजह या मनमाने तरीके से गिरफ्तार किए जाने पर अंकुश लगा दिया। संविधान सीरीज में अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 और 24 में इन अधिकारों का जिक्र है।
अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। उससे बेगारी या जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम या रोजगार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने कुछ मूल्यों की बात की और वो मूल्य थे संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 और दूसरा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 बात करता है कि फोर्स लेबर की बात नहीं होगी, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं, उसको संविधान समाप्त करने की बात करता है। और यदि कोई करता है तो राज्य विधान बना के उसको दंडित करने की भी बात करता है। अनुच्छेद 24 में सीधे सीधे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को। संविधान में किसी से जबरन काम लेने पर रोक है, लेकिन राष्ट्रहित या समाज हित के लिए कुछ सेवाओं को अनिवार्य करने का अधिकार सरकार के पास है। मसलन अगर जरूरी हो तो सेना की सेवा या किसी किस्म की समाज सेवा को सरकार हर नागरिक के लिए दायित्व बना सकती है। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि अब इसका दायरा बढ़ गया है। बाल मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो हाल फिलहाल काफी चर्चा का विषय बना। संविधान सीरीज में हम इस अधिकार के बारे में समझेंगे, साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर जो विशेष अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनकी भी बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, उसकी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई नागरिक चाहे तो वो धर्म को ना मानने या नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। धर्म के पालन के अधिकार की भी सीमाएं हैं। धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त ये जरूर देखा जाएगा कि वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार के खिलाफ न हो। उदाहरण के लिए आनंद मार्ग बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में खोपड़ी लेकर सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य करने की मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने माना था कि ये परंपरा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाली है। उसी तरह से बकरीद पर गाय की कुर्बानी करने की मनाही है, क्योंकि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही ऐसा करने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी अंदेशा है। कुछ साल पहले राजस्थान में संथारा यानी बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागने की जैन धर्म की परंपरा का पालन कर रहे एक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने रोक दिया था। कोर्ट ने माना था कि ये परंपरा स्वास्थ्य के खिलाफ है। 25 में लिमिटेशंस दो तरह के हो गए, एक तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, दूसरा मोरालिटी हो गया, तीसरा हेल्थ हो गया और तीसरा सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये कि अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 एक तरफ, 21 एक तरफ, 19 एक तरफ। जैसे अब कोई मस्जिद से या मंदिर से या गिरजाघर से आवाज़ आती है, अब वो कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और उस आवाज़ से किसी को सोने में, किसी को मरीज है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कह नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए। बहुत सारे वाद हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, हम अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यदि अजान का अधिकार और शांत वातावरण में रहने का अधिकार या सोने का अधिकार, या एक व्यक्ति जो विद्यार्थी है उसको पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, उसका अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 19(1)A में ये प्रोटेक्टेड है। साफ है कि धर्म का पालन करने का अधिकार भी कुछ सीमाओं में बंधा है। इस तरह के मामलों में कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखता है कि जिस परंपरा की बात की जा रही है, क्या वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। एक साथ 3 तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी
कोर्ट ने सबसे पहले इसी बात को देखा था। इसके बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस परंपरा को चुनौती दी गई है वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था जैसी चीजों के खिलाफ तो नहीं है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाली हो सकती है। Article 25 and 26, every citizen of India has a right to profess and propagate their own religion. So therefore this is a democratic country where no matter how small your sect may be, you have a right to profess your religion. Nobody can tell you that you must say like this or pray like this and so on. If you do or say something which affects another religion, which causes a rift among people of different religions, then it is a criminal offense. अनुच्छेद 26 धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण, उसकी व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे बनाना, ये सब कुछ इसके तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की भी सीमाएं हैं। इसका पालन इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिससे दूसरों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का हनन होता हो। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाओं को बनाने और चलाने का अधिकार दिया गया है। बड़े पैमाने पर मदरसा और मिशनरी स्कूल इसी अधिकार के तहत भारत में खोले गए हैं। हालांकि यह अधिकार सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं है, बल्कि किसी विशेष इलाके में अगर भाषाई तौर पर कोई वर्ग अल्पसंख्यक है तो वो भी अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। संविधान ने नागरिकों को जहां कई मौलिक अधिकार दिए हैं, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन अधिकारों का हनन ना हो सके। बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा एक मौलिक अधिकार ही करता है। यह अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हों तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती हैं, वो इसी अधिकार के तहत होती हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। उसी तरह से अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला हो, तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 32 में यह लिखा है कि कोई भी जना जब उसका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है, एक रिट पिटिशन फाइल करके। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह तो बिल्कुल संविधान का मूल ढांचा है, अनुच्छेद 32 कि ये तो बहुत ही अहम प्रोविज़न है संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं यही लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। संविधान में ही आगे अनुच्छेद 226 का जिक्र है, जो किसी नागरिक को सरकार के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये व्यवस्था दे चुका है कि जिस बात का समाधान हाई कोर्ट के स्तर पर हो सकता है, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अनुच्छेद 226 भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक समाधान के मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों के भी हम उसके अंतर्गत
उससे क्लेम कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से। सिर्फ हम मूल अधिकार का ही प्रवर्तन कराते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर मूल अधिकार के हाई कोर्ट में मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों की भी डिमांड हम कर सकते हैं, प्रवर्तन करा सकते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार बड़ा है, बशर्ते कि अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से। अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जबकि 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों का भी सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 32 की याचिका सिर्फ सरकार या सरकारी संस्थान के खिलाफ दाखिल हो सकती है। 226 की याचिका सरकार ही नहीं, किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ दाखिल की जा सकती है। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान का ये अहम हिस्सा है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इनका उद्देश्य सरकार को कानून या नीति बनाने के लिए सही दिशा निर्देश देना है। इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। इन्हें संविधान का हिस्सा बनाने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन किसी सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। इसीलिए अगर किसी सिद्धांत का पालन ना हो रहा हो तो उसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कदम उठाती है, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य करती है। पर ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसेबल है। इसको अमल में लाने के लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं। इन सिद्धांतों का मकसद देश में न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की स्थापना में मदद है, लेकिन सरकार परिस्थिति के मुताबिक इनका पालन किए बिना भी कोई कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए नशे का उन्मूलन भी एक नीति निदेशक सिद्धांत है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में शराब का व्यापार राजस्व के सबसे बड़े माध्यमों में से एक है। आइए एक एक करके हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वो हर तरह की असमानता को दूर करने की कोशिश करेंगे। राज्य लोगों की आमदनी में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, साथ ही सबको एक समान अवसर दिलाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में सरकारों से यह अपेक्षा जताई गई है कि वो अपनी नीतियां इस तरह से बनाएंगे कि पुरुष और स्त्रियों सबको जीवन यापन के उपयुक्त साधन मिल सकें। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा जिससे सबको लाभ मिल सके। बच्चों को विकसित होने के लिए स्वास्थ्यवर्धक माहौल देने के लिए नीति बनाई जाएगी। किसी को भी अपनी आयु या शारीरिक क्षमता से परे जाकर मजबूरी में काम न करना पड़े, इसका ध्यान भी सरकार रखेगी। 39A में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इसी का पालन करते हुए हर जिले में लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही गई है, जबकि 41 में सरकार का ये फर्ज माना गया है कि वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। बेरोजगार, वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम या बीमार लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। अनुच्छेद 42 और 43 में सरकार का दायित्व माना गया है कि वो लोगों को जिंदगी चलाने लायक आमदनी, मानवीय हालात में काम करने की सुविधा जैसी बातें उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। लोगों का जीवन स्तर इस तरह बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जीवन का आनंद ले सकें, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 44 में सरकारों से ये अपेक्षा की गई है कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1994 के SR बोमई फैसले में सरकार से ये कह चुका है
कि अब अनुच्छेद 44 के तहत काम करने का समय आ गया है। संविधान निर्माताओं की इस भावना को ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर किसी सरकार ने कानून में बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। अगर एक देश है तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। एक देश में रहने वाले आदमियों, जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो उस देश के दूसरे भाग के व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दो कानून लागू हो। अनुच्छेद 45 शुरू में 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की नीति बनाए जाने की बात करता था। अब इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। ऐसे में अनुच्छेद 45 में संशोधन करके ये लिखा गया है कि सरकार 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान देगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर तबकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार से विशेष कदम उठाए जाने की उम्मीद करता है। अनुच्छेद 47 लोगों के खानपान में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने, उनका जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद सरकार से करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के विकास की अपेक्षा सरकार से की गई है। साथ ही गौहत्या पर निषेध करने की उम्मीद सरकार से की गई है। इसी नीति निदेशक सिद्धांत के तहत तमाम राज्यों ने गौहत्या निषेध कानून बना रखे हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की उम्मीद सरकार से करता है, जबकि 50 न्यायपालिका को सरकार के दखल से मुक्त रखने की बात कहता है। अनुच्छेद 51 में केंद्र सरकार से उम्मीद की गई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाएगी, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश करेगी। संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ अधिकार ही हैं, कर्तव्य नहीं? कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर लंबी बहस हुई। संविधान के निर्माण के दौरान कई नेता कर्तव्यों का भी उल्लेख उसमें किए जाने के पक्ष में थे। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। मेरी मां निरक्षर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर सब लोग अपने फर्ज को निभाएं, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद शुरू में कर्तव्यों को संविधान में अलग से जगह नहीं मिली। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत दर्ज मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भले ही शुरू में कर्तव्यों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन हर मौलिक अधिकार की जो सीमा तय की गई है वो भी अपने आप में कर्तव्य ही है। सीमाएं हमें बताती हैं कि हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त किसी और के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अब बात अनुच्छेद 51A में लिखे 11 मौलिक कर्तव्यों की। पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना गया है। इसे जोड़ते वक्त यही भावना थी कि जिस संविधान से ये पूरा देश संचालित हो रहा है, उसके प्रति नागरिक के मन में सम्मान हो। वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से
नागरिक प्रेरणा लें, उनका पालन करें। यानी जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते रहें। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हर नागरिक ऐसा कुछ भी ना करे जिससे देश की एकता या अखंडता को असर पड़ता हो। नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करें। चौथा, देश की रक्षा करना। जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तब राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। हर नागरिक का दायित्व है कि आपात स्थिति में या युद्ध की स्थिति में देश की सेवा से पीछे ना हटे। इस दौरान उसे जो भूमिका दी जाए उसका पालन करे। पांचवां, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसी बातों से परे हर नागरिक को अपना साथी समझना और उससे अच्छा बर्ताव करना। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का त्याग करना। छठा, भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान की नजर से देखना, उसके संरक्षण का प्रयास करना। सातवां, प्रकृति की रक्षा। जंगल, तालाब, नदियों और वन जीवन के लिए आदर का भाव रखना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां, जीवन में वैज्ञानिक नजरिया अपनाना, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। यानी हर नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि वो अंधविश्वास से दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के प्रयास का समर्थन करेगा। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। 10वां, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करना, ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र को भी प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया जा सके। 11वां, माता पिता या अभिभावक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित न रखें। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के संविधान में पहले थे नहीं। इमरजेंसी के तहत 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये संविधान में जोड़े गए हैं। इसके तहत एक आदर्श नागरिक क्या क्या करना चाहिए वो उसके बारे में लिखा गया है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर ध्यान से देखें तो ये तमाम मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें साधारण जीवन में भी हर नागरिक के लिए आदर्श माना जाता रहा है। बस संविधान में औपचारिक जगह 1976 में मिली। इससे पहले संविधान में नागरिकों के अधिकार तो लिखे गए थे, सरकार कैसे काम करेगी इसके लिए नीति निर्देशक तत्व भी रखे गए थे, लेकिन नागरिकों के फर्ज क्या है इनका जिक्र नहीं था। ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कानून अस्तित्व में है। जैसे अगर कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का निरादर करता है, उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है। मूल कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक कर्ज है, एक फर्ज है। उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें। यह कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जब इस देश का कानून आप तोड़ते हैं, देश के झंडे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, इसके लिए आप दंडित हो सकते हैं। कुछ बातों के लिए दंड नहीं है, लेकिन उनका नैतिक महत्व है। भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग रखे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
संविधान सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। शुरुआत कार्यपालिका से। कार्यपालिका को सरल शब्दों में सरकार भी कह सकते हैं, यानी व्यवस्था का वो हिस्सा जो असल में उसे चला रहा है। कार्यपालिका के अहम हिस्से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियां उनमें निहित हैं। सारे आदेश उनकी तरफ से ही जारी किए जाते हैं। वो अपने मातहत अधिकारियों के जरिए शासन करते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र उनके आदेश पर बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करते हैं। संसद से पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो उनकी मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का, संवैधानिक मुखिया का पद है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं। मतलब जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में ना हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी है। फांसी या कोई और सजा पा चुके लोगों को माफी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ये जरूर देख सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेते वक्त सभी तथ्यों को देखा या नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा के बाद ये समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असली शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 74 ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करते हैं, यानी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन सा नेता ऐसा है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिल सकता है। उस नेता को पीएम नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते हैं। विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या कोई और गठबंधन है जो स्थायी सरकार दे सकता है। सदन में विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा न दे रहा हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर लेते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने ये विचार आया कि देश के सबसे बड़े पद के लिए सीधे जनता के मतदान से चुनाव क्या सही रहेगा? लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा
कि अगर कोई व्यक्ति जनता की तरफ से सीधा चुना जाता है तो उसे सरकार की वास्तविक शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति के पद को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रखने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। ऐसे में तय हुआ कि अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, वो सब उसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार प्रयास ये किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधि भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हों। राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होने चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। जो छोटे राज्य हैं, वहां के विधायकों के वोट का मूल्य बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोट से अधिक होता है। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए भी योग्यता और शर्तें हैं। 35 साल से अधिक उम्र का जो भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार या उससे जुड़ी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब सरकार के सबसे अहम हिस्से मंत्रिपरिषद और उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की बात। अनुच्छेद 74 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति अपनी तरफ से सीधे कोई कदम नहीं उठा सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। मंत्रिपरिषद की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के काम करने के लिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी है। यही वजह है कि जब कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, तब भी राष्ट्रपति उसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक तरीके से काम करते रहने को कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए कोई आदेश देते हैं तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। संविधान के 44वें संशोधन में ये बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की किसी सलाह से आश्वस्त न हो तो उसे दोबारा विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही सलाह मंत्रिमंडल फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, लेकिन उस पर राइडर ये है कि वो कैबिनेट की राय पर ही कार्य करता है। कैबिनेट राष्ट्रपति को जो सलाह देती है उसे गोपनीय माना जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। अदालत भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसे पेश करने का आदेश नहीं दे सकती। कैबिनेट के फैसले या राष्ट्रपति को भेजी सलाह कोर्ट में तभी रखी जाती है जब सरकार खुद उसे रखना चाहे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा पर काम करता है। जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल के साझा फैसले होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की इसी अवधारणा के तहत संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ रखा जाता है। उसी तरह मंत्री सरकार के फैसलों से बंधे होते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि सरकार के फैसलों पर सारे मंत्री एक स्वर में बात करेंगे। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तो उसे पहले अपना पद छोड़ना होगा। अब बात प्रधानमंत्री की।
भारत में सबसे ताकतवर पद प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री यानी वो व्यक्ति जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। ये एक ऐसा पद है जो सरकार पर भी नियंत्रण रखता है और संसद पर भी। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्त किए जाते हैं। वही सभी मंत्रियों को विभाग और काम देते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभाग में बदलाव कर सकते हैं। किसी मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं। इस्तीफा न देने की स्थिति में राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने को भी कह सकते हैं। राष्ट्र संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन संविधान राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देता है, जिसमें एक शक्ति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की आशा हो। प्रधानमंत्री के पद की अहमियत को समझने के लिए हम अब तक सरकार के बारे में की गई चर्चा को संक्षेप में देखते हैं। हम देख चुके हैं कि देश में हर फैसला राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते। उन्हें मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही फैसला लेना होता है और मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। यानी असली फैसले प्रधानमंत्री के होते हैं। मंत्री परिषद के जरिए राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी करते हैं। भारत की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। भारत को संसदीय लोकतंत्र माना गया है। ऐसे में विधायिका यानी संसद की अहमियत को समझा जा सकता है, जैसा कि नाम ही से जाहिर है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का भी अधिकार हासिल है। संसद का एक बेहद अहम काम है सरकार पर नियंत्रण रखना। दरअसल संविधान में बिल्कुल साफ किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वैसे भी सरकार जो कानून बनाना चाहती है या फैसला लेना चाहती है, उसके लिए संसद की सहमति जरूरी है। संसद में अलग अलग पार्टियों से आने वाले जनप्रतिनिधि इस पर नजर रखते हैं कि सरकार निरंकुश न हो जाए, उसकी नीतियां जनहित और देशहित में हों। संविधान में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसके मायने पूरी मंत्री परिषद और हर एक मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियात्मक उपाय किए गए। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सदन के सामने जनता की समस्याएं लाते हैं और मंत्रियों को उनका जवाब देना होता है। संसद वित्तीय मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। अगर सरकार टैक्स या राजस्व से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव करना चाहती है तो इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। विधायिका यानी संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हां, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति को संसद का भी एक हिस्सा माना जाता है। इसका कारण यह है कि भले ही राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य न हो, लेकिन उन्हीं के आदेश पर सदन की बैठक बुलाई जाती है। किसी भी सदन का सत्र खत्म करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत न होने की स्थिति में उसे भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति देते हैं। संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। संसद से पास हर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनकी मुहर लगने के बाद ही उसे कानून का दर्जा मिलता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। वो चाहे तो किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं।
संसद के 2 सदनों में उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को। जैसा कि नाम से जाहिर है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा है। इसके सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। चुने हुए विधायक मतदान के जरिए संसद में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को चुनते हैं। हर स्टेट के गार्जियन के रूप में काम करता है। राज्यसभा जो कि लोकसभा से यदि जल्दी में कोई बिल पास हो जाता है तो उससे अच्छी तरह से स्क्रूटनी करता है ताकि हम गलत जो है बिल पास न करें। इसलिए राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा की खासियत है कि ये स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल हमेशा रहता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह राज्यसभा काम करती रहती है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सांसद वोटिंग के जरिए करते हैं। संविधान की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा को भले ही निचला सदन कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र की असली शक्ति इसी सदन में निहित है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा के सदस्य सीधे नागरिकों के मतदान से चुने जाते हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी सदस्यों की संख्या 545 ही रखी गई है। जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी ज्यादा है। फिलहाल सीटों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। सीटों की यही संख्या 2026 तक रहेगी। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसका किसी विदेशी सरकार के साथ कोई संबंध न हो, जो दिवालिया या मानसिक रोगी ना हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता ये भी है कि वो व्यक्ति किसी कानून के तहत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य करार न दिया गया हो। अगर कोई संसद सदस्य आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते अयोग्य हो गया है, तो उसे सदन से बाहर करने का फैसला चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ गतिविधि के लिए दोषी पाया जाता है, तो दल बदल कानून के तहत उसकी योग्यता पर फैसला लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति लेते हैं। संसद पर चर्चा को विराम देने से पहले विशेषाधिकार के बारे में जान लेना जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं। अगर उनका हनन किया जाए तो संसद कार्रवाई कर सकती है। ये विशेषाधिकार इसलिए रखे गए हैं ताकि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद मिल सके। इनका मकसद सांसदों को आम लोगों से अलग कोई विशेष दर्जा देना नहीं है। संसद में सांसद की कोई भी गतिविधि या भाषण विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं। इसके लिए उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के बाहर भी किसी सांसद को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई सांसद के काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ संसद के विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है। कानून बनाने वाली विधायिका और उसे लागू करने वाली कार्यपालिका के बाद चर्चा न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम लोगों को न्याय देना है। यह देखना है कि देश में सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। साथ ही न्यायपालिका यह भी देखती है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के मुताबिक सही है या नहीं। न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र है।
इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 35 है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों पर चर्चा से पहले बात जजों की नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124(2) में लिखा है कि जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के बाद होगी। पहले नियुक्ति में सरकार की भूमिका ज्यादा थी। तब चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के प्रावधान को औपचारिकता की तरह देखा जाता था। 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बदल दिया। अनुच्छेद 124(2) की व्याख्या इस तरह से की गई कि चीफ जस्टिस से सलाह लेना कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनकी सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी है। इस फैसले के बाद से जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निर्णायक हो गई। फैसले में इस बात का ध्यान रखा गया कि भविष्य में चीफ जस्टिस मनमाने तरीके से नियुक्ति न कर सकें। इसलिए यह लिखा गया कि चीफ जस्टिस वरिष्ठतम जजों से सलाह कर जजों का चयन करेंगे। अब जजों का चयन चीफ जस्टिस और 4 जजों की समिति करती है। उसे कॉलेजियम कहते हैं। अब बात सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों की। सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, आदेश और फैसलों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे भविष्य में किसी भी अदालत में बतौर सबूत या बतौर उदाहरण रखा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा देने का अधिकार है। अगर मामलों की सुनवाई से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और सलाहकार की भूमिका मतलब एडवाइजरी रोल। मूल क्षेत्राधिकार: अगर विवाद 2 राज्यों के बीच हो, किसी राज्य या राज्यों का केंद्र सरकार के साथ विवाद हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अनुच्छेद 139(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि अगर एक जैसा ही मामला अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहा हो तो वो उन सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार: किसी मामले में हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अनुच्छेद 132 से 134 के बीच इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो ये बहुत विस्तृत मालूम पड़ती है। जैसे अनुच्छेद 141 के तहत जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट सही करार देता है वो पूरे देश में लागू होती है। उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक करार देता है तो उसके आधार पर देश की किसी भी अदालत में आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 141 में जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, लेकिन 141 में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो लॉ डिक्लेयर करता है, वो सबके लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति हासिल है कि वो न्याय के हित में जो आदेश जरूरी समझे वो दे। इसमें साफ किया गया है कि तकनीकी रूप से बाधक बनने वाला कोई भी कानूनी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के इस्तेमाल में आड़े नहीं आ सकता। अनुच्छेद 144 में लिखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और उनके तमाम विभाग, अधिकारी, कर्मचारी और सभी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए उसके मातहत आती हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति: कोर्ट सरकार की तरफ से बनाए गए किसी भी कानून या आदेश या कार्रवाई को संविधान की कसौटी पर कसता है। ये देखता है कि उसके फैसले या कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कानून को हरी झंडी देने या निरस्त करार देने का आदेश दे सकता है। संविधान में संसद की तरफ से किए गए संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर रद्द घोषित कर सकता है कि वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। प्रक्रिया का पालन: सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि सरकार के किसी भी फैसले में या कानून बनाने के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। इसमें कमी पाए जाने पर कोर्ट सरकार के फैसले या कानून को रद्द घोषित कर सकता है। जनहित याचिका: नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर सकता है। अपने पास भेजी गई किसी चिट्ठी को भी कोर्ट याचिका में तब्दील कर उस पर सुनवाई कर सकता है।
अनुच्छेद 214 और 231 में लिखा है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि हर राज्य का अलग से हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। छोटे राज्यों की स्थिति में किसी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है। हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों के ऊपर होता है। उसे न्याय के हित में फैसले लेने का अधिकार है। हाई कोर्ट को यह अधिकार हासिल है कि वो गलत तरीके से दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रह रहा कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन या किसी दूसरे अधिकार के हनन की स्थिति में सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाईकोर्ट न्याय के हित में जरूरी आदेश जारी करने का अधिकार रखता है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बाद अगर कोई प्रक्रिया को लेकर शिकायत करना चाहता है तो इसके लिए चुनाव याचिका सीधे हाई कोर्ट में दाखिल होती है। शुरू में जब संविधान सभा आजाद भारत के लिए व्यवस्था तय करने बैठी तब उसके सामने ज्यादा शक्तिशाली राज्यों वाला एक संघीय राष्ट्र बनाने का विचार था, क्योंकि मुस्लिम लीग केंद्र की जगह राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की मांग करता था। तभी परिस्थितियां बदली। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की जरूरत खत्म हो गई। 5 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन को मंजूरी दी गई थी। देश का विभाजन तय हो जाने के बाद संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों के एक ऐसे संघ की शक्ल दी जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया। आगे हम सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को अधिक पावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुच्छेद 3 किसी राज्य के टेरिटरी को बढ़ाना, घटाना, इस पर कानून की रचना का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। किसी राज्य में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। पहले बात केंद्र और राज्य को मिली विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्तियों की। इन शक्तियों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। कानूनों को 3 सूची में बांटा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय या केंद्रीय सूची के तहत 98 क्षेत्र आते हैं। इनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। रक्षा, विदेश नीति, दूरसंचार, रेलवे, एयरलाइंस, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान समेत बहुत सारे अहम विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। इन पर राज्य सरकार की पहल पर वहां की विधानसभा कानून बनाती है। इनमें भूमि सुधार, आबकारी, बिजली जैसे विषय आते हैं। वैसे तो इन विषयों पर कानून बनाना राज्य विधानसभा का विशेषाधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन पर कानून बना सकता है। ज्यादातर मामलों में संसद से पास राज्य सूची के विषय वाले कानून को एक सीमित अवधि के लिए लागू किया जाता है। समवर्ती सूची में वो मामले आते हैं जिन पर संसद और विधानसभा दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह के कुल 52 विषय होते हैं। अगर संसद और किसी राज्य की विधानसभा दोनों एक ही विषय पर अलग अलग कानून बना दें तो संसद के बने कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। संसद का बनाया कानून ही लागू होगा। विशेष परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति राज्य के बने कानून को मंजूरी देते हैं तो वो कानून संबंधित राज्य में लागू हो सकता है। 249, 250, 252, 53। 249 क्या है? राष्ट्रहित में, लेकिन टेम्पोररी लॉ है, राज्यसभा बनाती है, 1 साल के लिए रहता है। लेकिन राज्य भी इसमें विधि बना सकता है, संसद भी विधि बना सकता है। ठीक है। उसके बाद 252 है, 2 राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 253 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WHO हो, ILO के द्वारा लिए गए निर्णय को भी सरकार उसके लिए संसद कानून बना सकती है और वो कानून
पूरे देश में लागू होगा और राज्य भले ही वो विषय राज्य सूची में हो। अब राज्यों पर केंद्र की निगरानी और नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण, संविधान में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद रखा गया है, जो उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। वो समय समय पर केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के कामकाज की समीक्षा करती है और जरूरी कदम उठाती है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जहां केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, वहीं उल्लेख है अनुच्छेद 355 और 356 का। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वो किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था से बचाए। साथ ही केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी भी तय की गई है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही है। अगर किसी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसी तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट अगर राज्य में संवैधानिक ढांचे के चरमरा जाने की बात कहती है तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले सकती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में सत्ता चला रही सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। अगर संसद से राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार को उसे हटाना पड़ता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही लग सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर उसे विस्तार देना जरूरी हो तब भी इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक की होती है। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में 61वां संविधान संशोधन करके वहां पर 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया था। भारत की विशालता और विविधता के चलते कुछ विषयों पर संविधान निर्माताओं को बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ा। उनमें से एक है भाषा। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 50 भाषाओं में से 13 भारत से हैं? हर भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। कई भाषाओं वाले भारत में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। साथ ही जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके लिए भी उचित सम्मान की व्यवस्था की गई। एबीपी न्यूज की संविधान सीरीज में अब बात भाषा से जुड़े प्रावधानों की। भाषा को लेकर मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले बात अनुच्छेद 29 और 30 की। संविधान सीरीज में हम पहले ये देख चुके हैं कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है। यह साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक भी है। अगर किसी क्षेत्र में किसी भाषा के बोलने वाले अल्पसंख्यक हों तो वो अपनी भाषा के संरक्षण के लिए स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के कामकाज की भाषा पर चर्चा की गई है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को संसदीय कामकाज की भाषा कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई सांसद अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में रख पाने में सक्षम नहीं है तो सभापति उसे उसकी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति देंगे। उसके भाषण का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद बाकी सांसदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 210 में राज्य विधानसभा की भाषा का जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि विधानसभा के कामकाज की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। मतलब राज्य में जो भाषा प्रमुखता से बोली जाती है उसे वहां वही दर्जा दिया जाएगा जो केंद्रीय स्तर पर हिंदी का है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दरअसल जब संविधान निर्माता भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था
कि क्या भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा रखी जाए। बहुत से संविधान निर्माता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन इसे लेकर विवाद हो रहा था। ऐसे में काफी चर्चा के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। इसमें न्यूमेरल्स यानी गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली संख्या का प्रयोग हिंदी में होगा, लेकिन उसे लिखने का स्वरूप वही होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। मतलब आधिकारिक रूप से हम 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 4 बोलते हैं, लेकिन उसे लिखा उस स्वरूप में नहीं जाता जो देवनागरी लिपि का स्वरूप है। उसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लिखे जाने वाले स्वरूप में ही लिखा जाता है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि अंग्रेजी 15 साल तक आधिकारिक भाषा का दर्जा रखेगी। इसके बाद संसद की इजाजत से यह दर्जा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषा पर चर्चा की गई है। इसके मुताबिक किसी राज्य की विधानसभा वहां बोली जाने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकती है। वहां सरकारी कामकाज उस भाषा में किया जा सकता है। हालांकि जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ संवाद करना हो तो ऐसा उसी भाषा में हो सकता है जिसे केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया है। अनुच्छेद 348 में उच्च अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ कानून, अध्यादेश वगैरह की भाषा का जिक्र है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। केंद्र और राज्य के स्तर पर आधिकारिक भाषाओं को दर्जा देने के बावजूद संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके चलते सामान्य नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 350 में यह लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी समस्या के निवारण के लिए भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में सरकार के किसी विभाग या पुलिस को आवेदन दे सकता है। उसका आवेदन लेने से कोई भी विभाग ये कहकर मना नहीं कर सकता कि उसे जिस भाषा में लिखा गया है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। भाषा पर चर्चा को विराम देने से पहले आखिरी बात संविधान की 8वीं अनुसूची की। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं असमीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा से जुड़े प्रावधानों को देखने पर साफ हो जाता है कि संविधान में देश की हर भाषा को पूरा सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत को महानतम बनाता है। 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हमारा संविधान पारित हुआ। आज हम गर्व से इस दिन को संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एबीपी न्यूज की इस खास सीरीज के जरिए भारत का एक आम नागरिक भी संविधान के पहलुओं को जान और समझ पाया होगा। अगर आम नागरिक मजबूत होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। जय हिंद।